आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों महिलाओं और पुरुषों की सोच को बदल दिया है। इस किताब का नाम है कम एज यू आर, जिसे लिखा है मशहूर सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट एमिली नागोसोगी ने। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या मैं नॉर्मल हूँ? शायद आपने यह तब सोचा होगा जब आपने किसी फिल्म में कुछ देखा और महसूस किया कि आपकी असल ज़िंदगी वैसी नहीं है। या शायद आप तब जब आपने किसी मैगज़ीन के कवर पर एक परफेक्ट शरीर देखा और खुद को आईने में देखकर अधूरा महसूस किया। अक्सर हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं, हमारा शरीर या हमारा रिस्पॉन्स दूसरों जैसा नहीं है, तो शायद हम में कोई कमी है, हम ब्रोकन हैं। लेकिन एमिली नागोसोकी इस किताब की पहली ही लाइन में एक बहुत बड़ा सच बताती हैं। वह कहती हैं, यू आर नॉर्मल, आप पूरी तरह सामान्य हैं। इस ऑडियो में हम जानेंगे कि विज्ञान हमारे शरीर और दिमाग के बारे में क्या कहता है। हम उन कड़वे सच और मीठे झूठों से पर्दा उठाएंगे जो समाज ने हमें सालों से सिखाए हैं। हम इस किताब में क्या क्या सीखेंगे? हम समझेंगे कि हमारा दिमाग एक कार की तरह कैसे काम करता है, जिसमें एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक। हम जानेंगे कि मूड बनाना सिर्फ मोमबत्तियों और गानों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे तनाव, स्ट्रेस से जुड़ा है। और सबसे ज़रूरी, हम यह सीखेंगे कि अपने शरीर से नफरत करना छोड़कर उसे प्यार करना और समझना कैसे शुरू करें। यह ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, यह एक सफ़र है खुद को पहचानने का, अपनी झिझक को दूर करने का और अपनी असलियत को अपनाने का। तो चलिए, बिना किसी शर्म या संकोच के शुरू करते हैं एमिली नागोसोकी की अद्भुत किताब कम एज यू आर। चैप्टर पहला। इस चैप्टर में हम बात करेंगे शरीर की बनावट और नॉर्मल का सच। दोस्तों, क्या आपने कभी शीशे के सामने खड़े होकर सोचा है कि क्या मेरा शरीर सही है? क्या मैं वैसी हूँ जैसी मुझे होना चाहिए? हम अक्सर अपनी तुलना मैगजीन के कवर या फिल्मों से करते हैं, लेकिन एमिली नागासोकी अपनी किताब के पहले ही चैप्टर में कहती हैं, यू आर नॉर्मल। इस चैप्टर का नाम है द पार्ट्स। यहाँ हम अंगों के बारे में नहीं, बल्कि उस विविधता, डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो कुदरत ने हम सबको दी है। जैसे हम सबकी उंगलियों के निशान अलग हैं, वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स भी अलग है। लेखिका समझाती हैं कि हमारे शरीर के हिस्से एक ही ब्लूप्रिंट से बने हैं, चाहे पुरुष हो या महिला। भ्रूण की शुरुआत में सब एक जैसे होते हैं। समय के साथ वो अलग अलग अंगों का रूप लेते हैं। वह एक बहुत ही ज़रूरी बात कहती हैं, विविधता ही नियम है, वेरिएशन इज द रूल। किसी के अंग छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े, किसी का रंग अलग हो सकता है। समाज ने एक आइडियल छवि बना दी है, जबकि विज्ञान कहता है कि कोई भी दो शरीर एक जैसे नहीं होते। अगर आप इसे समझ लें तो आधा तनाव तो वहीं खत्म हो जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ शरीर के अंगों में है, लेकिन एमिली कहती हैं कि सबसे ज़रूरी अंग हमारा दिमाग है। हमारे अंग सिर्फ सिग्नल भेजते हैं, लेकिन उन सिग्नल्स को महसूस करना और उन पर प्रतिक्रिया देना दिमाग का काम है।
कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में हजारों नर्व्स एंडिंग्स हैं। ये नर्व्स एंडिंग्स आपके दिमाग को संदेश भेजती हैं। अगर दिमाग शांत है तो वो संदेश सुखद लगेगा, लेकिन अगर दिमाग तनाव में है तो वही संदेश आपको परेशान कर सकता है। यानी शरीर के पार्ट्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक दिमाग का सॉफ्टवेयर सही न हो। यहाँ समाज की गलत धारणाओं पर प्रहार करें। इस चैप्टर में लेखिका कुछ मिथकों को तोड़ती है। परफेक्ट बॉडी का मिथक। जिम जाने या डाइटिंग करने से आपका रिस्पॉन्स नहीं बदलता। रिस्पॉन्स आपकी अपनी बनावट पर निर्भर करता है। सबका अनुभव एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, कुछ कम। यह आपकी वायरिंग है, कोई कमी नहीं। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम मैच नहीं कर रहे तो हम में खराबी है। एमिली कहती हैं, खराबी आप में नहीं बल्कि उस पैमाने स्केल में है जिसे आप खुद को नाप रहे हैं। अंत को बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक रखें। तो द पार्ट्स चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम ब्रोकन नहीं हैं। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जिसकी अपनी एक भाषा है। अगली बार जब आप खुद को आईने में देखें तो तुलना न करें, बल्कि यह सोचें कि यह शरीर मेरा अपना है और यह पूरी तरह नॉर्मल है। जब आप अपने शरीर को स्वीकार करते हैं तो आपका दिमाग सुरक्षित महसूस करता है और यहीं से सुख की शुरुआत होती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक्सेलरेटर और ब्रेक की, जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। उसे सुनने के लिए साथ बने रहें। चैप्टर दूसरा, ड्यूल कंट्रोल मॉडल, आपके दिमाग का एक्सेलरेटर और ब्रेक। कम एज यू आर के पहले अध्याय में हमने शरीर की बनावट के बारे में जाना। अब दूसरे अध्याय में हम उस कंट्रोल रूम में चलेंगे जहां से सब कुछ संचालित होता है, यानी आपका दिमाग। लेखिका एमिली कहती हैं कि हमारा यौन तंत्र, सेक्सुअल सिस्टम एक कार की तरह काम करता है। इसमें दो मुख्य पैडल होते हैं, एक एक्सेलरेटर और दूसरा ब्रेक। अगर आप आज यह समझ लें कि आपकी कार कैसे चलती है तो आपकी आधी उलझनें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेटर की। आपका दिमाग हर समय आपके आसपास की दुनिया को स्कैन करता रहता है। वह देखता है, सुनता है और सूंघता है। जब उसे कुछ ऐसा मिलता है जो कामुक है तो वह तुरंत एक्सेलरेटर दबा देता है। यह एक्सेलरेटर आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि तैयार हो जाओ। लेकिन यहाँ एक पेच है। हर किसी का एक्सेलरेटर अलग होता है। किसी के लिए एक खास खुशबू एक्सेलरेटर का काम करती है तो किसी के लिए एक गहरी बातचीत। समाज हमें सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन एमिली कहती हैं कि अगर आपका एक्सेलरेटर धीरे काम करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह खराब है, वह बस अपनी गति से काम कर रहा है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, यानी ब्रेक, सेक्सुअल इनहिबिशन सिस्टम। ब्रेक का काम है आपको खतरे से बचाना। जब आपका दिमाग तनाव, डर, असुरक्षा या यहाँ तक कि बर्तन धोने की चिंता महसूस करता है तो वह जोर से ब्रेक दबा देता है। कल्पना कीजिए आप अपने पार्टनर के साथ हैं, लेकिन अचानक आपको याद आता है कि कल सुबह ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है या बच्चा बगल वाले कमरे में सो रहा है। आपका दिमाग तुरंत ब्रेक मार देगा।
लेखिका कहती हैं कि अक्सर समस्या यह नहीं होती कि एक्सीलरेटर नहीं दब रहा, बल्कि समस्या यह होती है कि ब्रेक बहुत जोर से दबा हुआ है। जब तक आप पैर ब्रेक से नहीं हटाएंगे, कार आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे आप कितना भी एक्सीलरेटर क्यों न दबा लें। यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। हम सबके ब्रेक और एक्सीलरेटर की संवेदनशीलता अलग अलग होती है। कुछ लोगों का एक्सीलरेटर बहुत संवेदनशील होता है, वे छोटी सी बात पर भी उत्तेजित हो जाते हैं। कुछ लोगों का ब्रेक बहुत संवेदनशील होता है, जरा सा तनाव या एक गलत शब्द भी उनका मूड पूरी तरह खत्म कर देता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका ब्रेक जल्दी लग रहा है, तो आपको खुद को दोष देना बंद करना होगा। आपको बस यह सीखना है कि उन ब्रेक्स को कैसे ढीला किया जाए। तनाव कम करना, सुरक्षित महसूस करना और रिलैक्स होना, ये ही ब्रेक को हटाने का तरीका है। तो इस अध्याय का सार क्या है? अपनी इच्छा को बढ़ाने के लिए सिर्फ नया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तनाव को कम करने की जरूरत है। अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात करें, तुम्हारे लिए एक्सेलरेटर क्या है और तुम्हारे ब्रेक क्या है। याद रखें, आपकी कार खराब नहीं है, बस आपको यह समझना है कि इसे स्मूथ तरीके से कैसे चलाया जाए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट यानी माहौल की, जो इन ब्रेक्स को हटाने में आपकी मदद करेगा। तीसरे अध्याय का नाम है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। एमिली नागासाकी इस चैप्टर में समझाती हैं कि आपका शरीर और दिमाग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों देता है। चैप्टर तीसरा। पिछले अध्याय में हमने एक्सेलरेटर और ब्रेक के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्पर्श, एक ही टच कभी आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है और वही स्पर्श कभी आपको चिड़चिड़ा कर देता है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपका शरीर बदल गया? नहीं, बदला है तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट यानी वह संदर्भ या माहौल जिसमें आप उस वक्त हैं। एमिली कहती हैं कि इंसान का यौन रिस्पॉन्स पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसका दिमाग उस पल में कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन एक बहुत ही आसान उदाहरण देती हैं। कल्पना कीजिए कि आपको कोई गुदगुदी कर रहा है। अगर वह इंसान आपका प्रिय है और आप खेल मजाक के मूड में हैं, तो आपको हंसी आएगी और मज़ा आएगा। लेकिन अगर वही गुदगुदगी कोई अजनबी करे या आप बहुत गुस्से में हो, तो आपको गुस्सा आएगा और आप उसे धक्का दे देंगे। विज्ञान क्या कहता है? शारीरिक क्रिया जैसे गुदगुदी एक ही है, लेकिन आपका दिमाग उसे अलग तरह से प्रोसेस कर रहा है। इसे ही कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। आपका दिमाग हमेशा पूछता है, क्या मैं सुरक्षित हूँ? क्या यह सही समय है? क्या मैं इस इंसान पर भरोसा करता हूँ? अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा मूड नहीं बन रहा, लेकिन लेखिका कहती है कि मूड कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आसमान से टपकती है। दो तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं। बाहरी कॉन्टेक्स्ट, एक्सटर्नल, जैसे कमरा कैसा है, खुशबू कैसी है, क्या प्राइवेसी है। दूसरा है आंतरिक कॉन्टेक्स्ट, इंटरनल। यह सबसे ज़रूरी है। आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आप अपने शरीर के बारे में बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं? क्या आप थके हुए हैं? अगर आपका आंतरिक कॉन्टेक्स्ट खराब है, जैसे आप खुद को बदसूरत महसूस कर रहे हैं
या ऑफिस की टेंशन में हैं, तो दुनिया का सबसे अच्छा बाहरी कॉन्टेक्स्ट भी काम नहीं करेगा। इस चैप्टर में एमिली एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती हैं। तनाव और खुशी एक साथ नहीं रह सकती। जब आप तनाव में रहते हैं तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। ऐसे में आपका दिमाग ब्रेक को पूरी ताकत से दबा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स बेहतर हो, तो आपको एक्सेलरेटर ढूंढने के बजाय पहले उस तनाव को ख़त्म करना होगा जो आपके ब्रेक को दबाए हुए है। अपने पार्टनर के साथ एक सुरक्षित और बिना किसी जजमेंट वाला रिश्ता बनाना ही सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। तो इस अध्याय में हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, खुद को दोष देना बंद करें। अगर आपका रिस्पॉन्स वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो शायद आपकी वायरिंग खराब नहीं है, बस आपका कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है। दूसरी बात, रिलैक्सेशन ही सफलता की कुंजी है। अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें जिससे आप सुरक्षित और शांत महसूस कर सकें। याद रखें, आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है। बस उसे सही माहौल की ज़रूरत है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे इच्छा के बारे में, कि क्यों कुछ लोगों में इच्छा अचानक जगती है और कुछ में धीरे धीरे। चौथा चैप्टर, डिजायर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर सबसे ज़्यादा गलतफहमियां पाली जाती हैं। वह है इच्छा, डिजायर। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है कि अचानक बिजली कड़की और इच्छा जग गई, क्या असल जिंदगी में भी वैसा ही होना चाहिए? अगर आपका साथ ऐसा नहीं होता तो क्या आप में कोई कमी है? एमिली कहती हैं कि समाज ने हमें इच्छा का सिर्फ एक ही रूप दिखाया है, जबकि विज्ञान कहता है कि इसके दो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। स्पॉन्टेनियस डिजायर, अचानक जागने वाली इच्छा। पहला प्रकार है स्पॉन्टेनियस डिजायर। यह वैसी ही है जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। बिना किसी बाहरी स्पर्श या क्रिया के अचानक मन में एक ख्याल आता है और इच्छा जाग जाती है। शोध बताते हैं कि करीब 75% पुरुषों में यह स्पॉन्टेनियस डिजायर ज़्यादा होती है, लेकिन केवल 15% महिलाओं में ही यह इस तरह काम करती हैं। समाज इसे ही असली इच्छा मानता है और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बिजली कड़केगी तभी कुछ शुरू होगा, तो आप शायद बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा है रिस्पॉन्सिव डिजायर, प्रतिक्रिया वाली इच्छा। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की, रिस्पॉन्सिव डिजायर। यह इच्छा अचानक नहीं जागती, यह तब जागती है जब शरीर को कोई सुखद अनुभव या स्पर्श मिलता है। यानी पहले शरीर प्रतिक्रिया करता है और उसके बाद दिमाग में इच्छा पैदा होती है। कल्पना कीजिए कि आप बहुत थके हुए हैं और आपका मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आपका पार्टनर आपको प्यार से छूता है या माहौल खुशनुमा होता है, तो धीरे धीरे आपका शरीर रिलैक्स होता है और फिर आपको लगता है कि हाँ, अब मेरा मन कर रहा है। यह पूरी तरह से नॉर्मल है। ज़्यादातर महिलाओं और कई पुरुषों के लिए यही तरीका काम करता है। इसमें इच्छा कारण नहीं बल्कि परिणाम होती है। लेखिका एक बहुत बड़ी बात कहती है, डोंट वेट फॉर द मूड, क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट। अगर आप
रिस्पॉन्सिव डिजायर वाले इंसान हैं तो मूड बनाने का इंतजार करना वैसा ही है जैसे बिना चाबी घुमाए कार के स्टार्ट होने का इंतजार करना। आपको शुरुआत करनी पड़ती है, शायद एक अच्छी बातचीत से, एक साथ फिल्म देखने से, या बस एक दूसरे के करीब बैठने से। जब आप सुरक्षित और प्यार भरा महसूस करते हैं, जो हमने पिछले कॉन्टेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो रिस्पॉन्सिव डिजायर अपने आप जाग जाती है। तो इस चौथे अध्याय से हमने क्या सीखा? पहली बात, इच्छा का कोई एक सही तरीका नहीं है, चाहे वह स्पॉन्टेनियस हो या रिस्पॉन्सिव, दोनों ही खूबसूरत और नॉर्मल है। दूसरी बात, अगर आपकी इच्छा रिस्पॉन्सिव है तो खुद को कमजोर या ठंडा समझना बंद करें। आप बस एक अलग लय रिदम पर चलते हैं। अपने पार्टनर के साथ इस बारे में बात करें, उन्हें समझाएं कि आपको थोड़ा समय और सही माहौल चाहिए। जब दबाव खत्म होता है तो आनंद अपने आप बढ़ जाता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे तनाव के चक्कर, स्ट्रेस साइकिल की, कि कैसे दिन भर की थकान आपके निजी जीवन को प्रभावित करती है और उसे कैसे ठीक करें। चैप्टर 5, द स्ट्रेस साइकिल, भावनाओं का चक्कर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिन भर ऑफिस के काम, बच्चों की चिंता और घर की जिम्मेदारियों के बाद जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह पत्थर जैसा महसूस होता है। आप चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाते। एमिली कहती हैं कि इसका कारण आपका शरीर नहीं बल्कि आपके अंदर फंसा हुआ तनाव है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं होता, यह आपके शरीर की कोशिकाओं, सेल्स में बस जाता है, और जब तक यह बाहर नहीं निकलता आपका ब्रेक पूरी ताकत से दबा रहता है। लेखिका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देती हैं। हजारों साल पहले इंसान के लिए तनाव का मतलब था सामने शेर आ जाना। जब आप शेर को देखते हैं तो आपका शरीर 3 काम करता है: स्ट्रेसर, शेर का दिखना; तनाव, शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का बढ़ना, दिल की धड़कन तेज होना; तीसरा है चक्कर का पूरा होना। या तो आप शेर से लड़ते हैं या भाग जाते हैं। जब आप सुरक्षित गुफा में पहुंच जाते हैं तो आप गहरी सांस लेते हैं, अपने कबीले के लोगों को गले लगाते हैं और आपका शरीर समझ जाता है कि खतरा टल गया। आज शेर तो नहीं है, लेकिन बॉस की ईमेल, ट्रैफिक जाम और सोशल मीडिया की तुलना आधुनिक शेर है। समस्या यह है कि हम इन शेरों से न लड़ सकते हैं न भाग सकते हैं। नतीजा, तनाव का एक चक्र कभी पूरा ही नहीं होता और वह शरीर में जमा रहता है। अब समझिए कि यह आपके निजी जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जब आपका शरीर तनाव के चक्कर के बीच में फंसा होता है तो आपका दिमाग सोचता है कि आप कभी भी खतरे में हैं। ऐसे में आपका ब्रेक इनहिबिशन सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। विज्ञान क्या कहता है? जब तक आपका शरीर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, वह प्रजनन या आनंद की दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगा। इसलिए अगर आप थके हुए हैं या किसी बात से परेशान हैं तो आपका शरीर साथ नहीं देता। यह कोई बीमारी नहीं है, यह आपके शरीर का आपको बचाने का तरीका है। एमिली कहती हैं
कि तनाव के कारण स्ट्रेस को हटाना काफ़ी नहीं है। शरीर से तनाव की प्रतिक्रिया को निकालना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं। पहला, शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी। 20 मिनट की दौड़, डांस या तेज चलना शरीर को सिग्नल देता है कि आप शेर से भागकर सुरक्षित जगह पहुंच गए हैं। दूसरा, गहरी सांसें, ब्रीदिंग। लंबी और गहरी सांसें आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है। तीसरा, हंसी और रोना, लाफ्टर एंड क्राइंग। खुलकर हंसना या रोना भावनाओं के रुके हुए गुब्बार को निकाल देता है। चौथा, 20 सेकंड का आलिंगन, द 20 सेकंड हग। किसी अपने को 20 सेकंड तक गले लगाने से शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो सुरक्षा का एहसास कराता है। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि काम का तनाव सिर्फ काम तक नहीं रहता, वह आपके बिस्तर तक पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा और आनंद बढ़े, तो आपको अपने तनाव के चक्र को रोजाना पूरा करना होगा। अपने पार्टनर के साथ मिलकर ऐसी गतिविधियां करें जो आप दोनों को रिलैक्स महसूस कराएं। याद रखें, जब शरीर शांत होता है तभी मन खुलता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे ऑर्गेज्म के बारे में, उन मिथकों के बारे में जिन्हें तोड़ना जरूरी है। चैप्टर 6। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर समाज में बहुत सारी गलतफहमियां और परफॉर्मेंस का दबाव है। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेज्म की। अक्सर फिल्मों और कहानियों में इसे एक जादुई धमाके या परफेक्ट एंडिंग की तरह दिखाया जाता है। अगर किसी को यह महसूस नहीं होता तो उसे लगता है कि वह ब्रोकन है। लेकिन एमिली नागासाकी कहती हैं कि यह कोई ग्रेड या परीक्षा नहीं है जिसे आपको पास करना है। यह आपके शरीर की एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे छींक आना। लेखिका समझाती हैं कि ऑर्गेज्म शरीर का एक रिफ्लेक्स है। सरल भाषा में समझे तो जैसे आपकी आंखों में धूल जाने पर पलकें अपने आप झपकती हैं, वैसे ही जब शरीर कोई सही तरह का एक्सेलरेटर मिलता है और ब्रेक हटा दिए जाते हैं तो शरीर एक शिखर पर पहुंचता है। यह अंगों से ज़्यादा आपके दिमाग से जुड़ा है। अगर आपका दिमाग सुरक्षित और रिलैक्स महसूस नहीं कर रहा तो शरीर कभी भी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ लेखिका क्लिटोरल बनाम वेजाइनल के पुराने मिथक को भी तोड़ती है और बताती हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्सों का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है और यह पूरी तरह से नॉर्मल है। अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों और महिलाओं के अनुभवों में एक बड़ा अंतर होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बायोलॉजी कम और सामाजिक दबाव ज़्यादा है। महिलाओं को अक्सर सिखाया जाता है कि उनकी खुशी दूसरी प्राथमिकता है। बहुत से लोग दबाव में आकर दिखावा करते हैं। एमिली कहती हैं कि ऐसा करना अपने पार्टनर के साथ संवाद, कम्युनिकेशन के रास्ते बंद कर देता है। जब आप सच नहीं बताते तो आपके पार्टनर को कभी पता ही नहीं चलता कि आपके असल में क्या पसंद है और क्या नहीं। इस चैप्टर का
सबसे बड़ा सबक यह है, डोंट मेक इट द गोल। जब आप सिर्फ ऑर्गेज़म को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो आपका दिमाग एक मॉनिटर की तरह काम करने लगता है। आप खुद को जज करने लगते हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या मुझ में कोई कमी है? यह सवाल आपके ब्रेक को दबा देते हैं। लेखिका कहती हैं कि अपना ध्यान मंजिल से हटाकर आनंद, प्लेजर पर लगाएं। जब आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं और दबाव को हटा देते हैं, तो शरीर अपने आप रिलैक्स हो जाता है और ऑर्गेज़म तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। तो छठे अध्याय का सार क्या है? पहली बात, अगर आपको ऑर्गेज़म महसूस नहीं होता, तो आप बीमार नहीं हैं। आपको बस अपने एक्सेलरेटर और ब्रेक को बेहतर समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। शर्म को छोड़कर संवाद का रास्ता अपनाएं। याद रखें, प्यार और जुड़ाव किसी भी शारीरिक शिखर से कहीं ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। अपने शरीर का सम्मान करें और खुद पर दबाव डालना बंद करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे आत्म छवि, बॉडी इमेज की, कि कैसे अपने शरीर को प्यार करना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 7। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन को गहराइयों से प्रभावित करता है। वह है हमारी बॉडी इमेज, यानी हम अपने शरीर को कैसे देखते हैं। क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा है, काश मेरी कमर थोड़ी पतली होती, या काश मेरा रंग थोड़ा और साफ होता? एमिली कहती हैं कि हम अक्सर अपने शरीर को एक दुश्मन की तरह देखते हैं जिसे हमें सुधारना है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप अपने शरीर से नफरत करेंगे, आपका दिमाग कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और आपके ब्रेक हमेशा दबे रहेंगे। लेखिका समझाती हैं कि हमारे दिमाग में सुंदरता का जो पैमाना है, वह हमारा अपना नहीं है। वह समाज, विज्ञापन और सोशल मीडिया द्वारा थोपा गया है। सांस्कृतिक मानक से हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक खास तरह का शरीर ही परफेक्ट है। फोटोशॉप और फिल्टर्स ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जो असल में मौजूद ही नहीं है। जब हम इस परफेक्ट इमेज से खुद की तुलना करते हैं, तो हमारे अंदर शर्म पैदा होती है और विज्ञान के अनुसार शर्म सबसे बड़ा ब्रेक है। अगर आप अपने अंगों को लेकर शर्मिंदा हैं, तो आपका दिमाग आनंद, प्लेजर के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। इस चैप्टर में एमिली एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार देती हैं। वह कहती हैं कि अपने शरीर को एक सजावट की वस्तु के रूप में देखना बंद करें और इसे एक जीते जागते अनुभव की तरह देखें। आपका शरीर इसलिए नहीं है कि लोग उसे देखें और तारीफ करें। आपका शरीर इसलिए है ताकि आप दुनिया को महसूस कर सकें, बारिश की बूंदों को छू सकें, किसी अपने को गले लगा सकें और जीवन का आनंद ले सकें। जब आप अपने शरीर के काम की सराहना करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। हम अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं। हम खुद को वैसी बातें कहते हैं जो हम अपने किसी दुश्मन को भी न कहें। इसका पहला बिंदु है सेल्फ कंपैशन। लेखिका कहती हैं कि खुद के प्रति दयालु बने। अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें,
और कोई बुरा विचार आए तो रुकें। खुद से कहें, यह शरीर मेरा घर है और मैं इसमें सुरक्षित हूँ। जब आप अपने शरीर को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो आपका ब्रेक ढीला होने लगता है। आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं क्योंकि आपका ध्यान मैं कैसी दिख रही हूँ से हटकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है पर चला जाता है। तो 7वें अध्याय का सबसे बड़ा संदेश क्या है? यही कि सुंदरता कोई शर्त नहीं है जिसे पूरा करने के बाद ही आप खुशी के हकदार होंगे। आप जैसे भी हैं अभी इसी वक्त आप पूरी तरह से योग्य और पर्याप्त हैं। अपने शरीर से लड़ना छोड़ दें, इसे अपना दोस्त बनाएं। जब आप अपनी बॉडी इमेज को सुधारते हैं तो आप सिर्फ अपना निजी जीवन नहीं सुधारते, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी को आत्मविश्वास से भर देते हैं। अगले और आखिरी अध्याय में हम बात करेंगे इस पूरी किताब के निचोड़ की, कि कैसे इन सब जानकारियों को जोड़कर आप एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 8। आज हम एमिली की इस क्रांतिकारी किताब कम एज यू आर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पिछले 7 अध्यायों में हमने शरीर के अंगों, दिमाग की वायरिंग, इच्छा के प्रकार और तनाव के बारे में बहुत गहराई से बात की। लेकिन यह सब जानकारी किस काम की अगर यह आपको खुशी न दे सके? 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि इन सब कड़ियों को जोड़कर एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन की तस्वीर कैसे बनाई जाए। लेखिका कहती हैं कि आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि यह वह चीज है जिसे आप खुद अपने अंदर पालते हैं। लेखिका हमारे निजी जीवन की तुलना एक बागीचे से करती है। मिट्टी और बीज। आपका शरीर और आपकी भावनाएं मिट्टी की तरह हैं। पानी और धूप, सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट और खुद के प्रति प्यार, सेल्फ लव, पानी और धूप का काम करते हैं। खरपतवार, तनाव, शर्म और समाज की गलत धारणाएं खरपतवार की तरह हैं जो आपके बागीचे को खराब करती हैं। आप रातों रात एक सुंदर बगीचा नहीं बना सकते, इसमें समय लगता है। आपको हर दिन शर्म की घास को उखाड़ना होगा और आत्म स्वीकृति के बीजों को सींचना होगा। अगर आप अपने ब्रेक को हटाते रहेंगे और अपने एक्सीलेटर को समझते रहेंगे तो आपका बागीचा अपने आप महकने लगेगा। एमिली नागासाकी यहाँ मशहूर लेखिका ब्रेने ब्राउन का जिक्र करती हैं। वह कहती हैं कि एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए पूरे दिल से जीना जरूरी है। अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना सीखो। यह मानना कि आप जैसे हैं पर्याप्त हैं, इसका मतलब मात्र यही है। जब आप खुद को ब्रोकन या खराब समझना बंद कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को अपनी खुशी पर लगा पाते हैं। आनंद वह नहीं है जो तब मिलता है जब सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि आनंद वह है जो कमियों के बावजूद साथ बना रहता है। यह किताब सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके रिश्तों के लिए भी है। अब आपके पास एक भाषा है। आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं, आज मेरा ब्रेक बहुत ज़ोर से दबा हुआ है या मुझे रिस्पॉन्सिव इच्छा महसूस हो रही है। जब 2 लोग एक दूसरे के एक्सेलरेटर और ब्रेक को समझ लेते हैं तो उनके बीच का तनाव खत्म हो जाता है। याद रखें, संवाद, कम्युनिकेशन ही वह चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोलती है। एक दूसरे को जज करने के बजाय
एक दूसरे के बगीचे की देखभाल करने में मदद करें। तो इस पूरी किताब और इस आखिरी अध्याय का सबसे बड़ा संदेश क्या है? एमिली कहती हैं, द ट्रूथ इज यू आर नॉर्मल। दुनिया आपको बताएगी कि आप बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं। लोग आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपके पास विज्ञान की शक्ति है, अपने शरीर को अपना दोस्त बनाएं, अपने तनाव के चक्कर को रोज़ पूरा करें और सबसे ज़रूरी, खुद पर दया करें। आनंद आपकी मंजिल नहीं है, आनंद तो वह रास्ता है जिस पर आप चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो सीरीज ने आपको खुद को बेहतर समझने में मदद की होगी। अपनी आवाज़, अपनी सच्चाई और अपनी खुशी को हमेशा संजो कर रखें। धन्यवाद।